बिहार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार मिल रही है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि राज्य को नई दिशा और दशा भी मिले। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सरल सहज खबरें, शांति से विस्तार से। खबरें अनकही में आज बात होगी 18 नवंबर की शाम ठप पड़े इंटरनेट की। बताऊंगी आपको कि क्या हुआ था ऐसा जिसने एक्स, चैट जीपीटी, स्पॉटिफाई, कैनवा जैसी लाखों साइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेक लगा दिया। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऐसे स्कैम की जिसका खुलासा दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की संस्था ने किया है। हर बार सोचती हूँ कि काश इस हफ्ते दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा ना करनी पड़े, काश की हालात सुधर जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा तो बात भी करनी पड़ेगी। ट्रंप कब किससे रिश्ते बिगाड़ लें और किससे बना लें, इसका अंदाजा तो अब शायद अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी नहीं लगा पाते होंगे। बहरहाल मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका और सऊदी के रिश्तों में क्या नया मोड़ आया है, और साथ ही बात होगी बिहार में नए मंत्रिमंडल की शपथ की। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देख लेते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो गया है। 20 नवंबर यानी कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 272 पूर्व जजों और नौकरशाहों ने खुला पत्र लिखा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए उन्हें फटकार लगाई है। पत्र में लिखा गया है कि कुछ नेता बेबुनियाद और भड़काऊ आरोप लगाकर नाटकीय राजनीति कर रहे हैं। भारत में लैंड होते ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 200 भारतीयों में अनमोल भी शामिल हैं। मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उससे पूछताछ होगी। 18 नवंबर की शाम भारत में शाम के करीब 5:15 बजे जब लोगों ने अपने मोबाइल या कंप्यूटर्स पर इंटरनेट खोला तो स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखा। एलन मस्क का एक्स नहीं चल रहा था, चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा था, स्पॉटिफाई, कैनवा, लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स एक साथ ठप हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डाउन डिटेक्टर, जो खुद इस तरह के आउटेजेस को ट्रैक करने वाली वेबसाइट है, वो भी डाउन हो गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। ये कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये था एक डिजिटल अर्थक्वेक, जिसकी वजह था क्लाउड फ्लेयर। और ये डिजिटल अर्थक्वेक करीब 4 घंटे तक चला। सोचिए, 4 घंटे में ये हाल हो गया। अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाए तो क्या होगा? आज हम इसी को समझेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये क्लाउड फ्लेयर क्या चीज है। क्लाउड फ्लेयर एक बहुत बड़ी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कंपनी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच क्लाउड फ्लेयर एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये वेबसाइट को तेज चलाता है, हैकर्स से बचाता है, DDoS अटैक जैसे साइबर अटैक से सिक्योरिटी देता है। दुनिया की करीब 75 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स क्लाउड फ्लेयर का इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर क्लाउड फ्लेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विसेज ठप हो सकती हैं। और यही 18 नवंबर को हुआ। भारतीय समय के मुताबिक करीब शाम के 5:15 बजे क्लाउड फ्लेयर के ग्लोबल नेटवर्क में अचानक एक बड़ी खराबी आ गई। इससे दुनिया भर में लाखों वेबसाइट्स पर असर पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि समस्या सिर्फ 1 या 2 देशों में नहीं थी, बल्कि ग्लोबल थी। नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक हर जगह इंटरनेट सर्विसेज ठप हो गई थी। जब लोगों ने वेबसाइट्स खोलने की कोशिश की तो उन्हें 500 इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज दिखा। एरर मैसेज में लिखा था, इंटरनल सर्वर एरर ऑन क्लाउड फ्लेयर्स नेटवर्क, प्लीज ट्राई अगेन इन अ फ्यू मिनट्स। चैट जीपीटी पर एक अलग मैसेज आया, प्लीज अनब्लॉक challenges.cloudflare.com टू प्रोसीड। लोग रिफ्रेश करते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं। पेजेस लोड नहीं हो रहे थे, एप्स खुल नहीं रहे थे। फिर क्लाउडफ्लेयर का बयान आया। कहा गया कि हमें समस्या का पता है और हम जांच कर रहे हैं। बाद में कंपनी ने अपडेट दिया कि वाइड स्प्रेड 500 एरर्स हो रहे हैं, क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड और एपीआई भी फेल हो रहे हैं। हम पूरे असर को समझने और समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद क्लाउडफ्लेयर ने बताया कि रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया है।
उन्होंने वार्प और एक्सेस सर्विसेज को रिकवर कर लिया, लेकिन पूरी तरह से सर्विस नॉर्मल होने में कई घंटे लग गए। लंदन में वार्प एक्सेस को टेम्पररी डिसेबल करना पड़ा था। इस आउटेज का सबसे गंभीर फेज 1 घंटे से ज्यादा चला। सवाल यह भी है कि इंटरनेट की इतनी अहम चीज क्लाउडफ्लेयर डाउन क्यों होता है? तो इसके पीछे कई अहम कारण हैं। पहला है DDoS अटैक होने पर। यह एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें किसी वेबसाइट या सर्वर को काम करने से रोकने के लिए उस पर बड़ी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजा जाता है। डेटा सेंटर में फाइबर केबल कट जाने पर ऐसा होना संभव है। गलत कॉन्फ़िगरेशन होने पर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो सकता है। कोई नया अपडेट या फीचर रोल आउट करते वक्त बग ट्रिगर हो जाए तो इसका ठप होना संभव है। थर्ड पार्टी एरर भी इसका एक कारण है। इस आउटेज में लगभग हर कैटेगरी की सर्विसेज प्रभावित हुई। सोशल मीडिया पर X, जिसे पहले हम ट्विटर कहते थे, बंद हो गया। AI टूल्स में ChatGPT, क्लॉड काम नहीं कर रहे थे। गेमिंग की दुनिया में लीग ऑफ लेजेंड्स के खिलाड़ी गेम नहीं खेल पाए। डिजाइन और क्रिएटिविटी के लिए कैनवा डाउन हो गया। क्रिप्टो की दुनिया में बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजेस प्रभावित हुए। ई कॉमर्स में शॉपिफाई पर काम रुक गया। एंटरटेनमेंट में स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स पर भी असर हुआ। पेमेंट सर्विसेज जैसे सेज भी डाउन रहे। यहां तक कि आउटेजेस को ट्रैक करने के लिए बनी वेबसाइट डाउन डिटेक्टर तक ठप हो गई। अंदाजा लगाइए कि इस सब में करीब 5 से 10 करोड़ यूजर्स एक साथ प्रभावित हुए। पिछले महीने अक्टूबर में ऐसा ही एक बड़ा आउटेज हुआ था, लेकिन वो AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज की वजह से हुआ था। 20 अक्टूबर 2025 AWS के US ईस्ट 1 रीजन में DNS की प्रॉब्लम आ गई थी। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है, एक डायरेक्टरी की तरह जो वेबसाइट्स को IP एड्रेस में बदलती है। जैसे google.com का 192.168.1.1 में बदलना। जब आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो DNS सर्वर्स उस डोमेन नाम को उससे जुड़े IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर सही सर्वर से कनेक्ट हो सके। अगर DNS डाउन हो जाए तो इंटरनेट का इस्तेमाल लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि ब्राउजर डोमेन नामों को IP में नहीं बदल पाएगा। इस स्थिति में वेबसाइट्स लोड नहीं होंगी। इसीलिए DNS को इंटरनेट की रीढ़ माना जाता है। इसकी वजह से जब AWS के DNS में समस्या आई तो Amazon के साथ साथ AWS से जुड़े Roblox, Fortnite, Snapchat, Venmo, Disney Plus, Hulu जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स डाउन हो गए थे। Netflix, Twitch, Spotify, Zoom में कनेक्शन एरर्स आने लगे। गेमर्स Fortnite और Roblox में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। Shopify और Etsy पर पेमेंट फेल हो रहे थे। ये आउटेज भी कई घंटे चला था। इस तरह के आउटेजेस से साफ होता है कि आज की डिजिटल दुनिया कितनी असुरक्षित है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में इंटरनेट सिर्फ 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर पूरे 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो घाटा 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अमेरिका में 1 घंटे के आउटेज से $459 मिलियन का नुकसान होता है। चाइना में 1 घंटे में $412 मिलियन का घाटा हो सकता है। सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन 2020 में हुआ था, जिसमें भारत को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन से जो कुल $4 बिलियन का नुकसान हुआ, उसमें से 70% यानी 3/4 नुकसान अकेले भारत को हुआ। 2024 में भारत में इंटरनेट शटडाउन की वजह से करीब 2,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये शटडाउन्स अलग अलग तारीख पर कई घंटे चले थे और इससे करीब 7 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए थे। अक्टूबर 2021 में फेसबुक का 6 घंटे का आउटेज हुआ था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब ठप पड़ गए थे। ये हुआ था बैकबोन राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से। जून 2021 में फास्टली CDN का आउटेज हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, टारगेट, Amazon सब प्रभावित हुए थे। 2021 में ही अकामाई एज DNS में भी प्रॉब्लम आई थी, जिससे अमेरिकन एयरलाइंस, फॉक्स न्यूज, स्टीम जैसी सर्विसेज डाउन हो गई थी। जून 2022 में क्लाउडफ्लेयर का एक और बड़ा आउटेज हुआ था। भारत में ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, डोरडैश, शॉपिफाई, फिटबिट जैसी कंपनीज प्रभावित हुई थी। ये 19 डेटा सेंटर्स में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से हुआ था। इंटरनेट शटडाउन का सबसे बड़ा असर सामान्य जीवन पर पड़ता है।
टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स डाउन हो जाते हैं, लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस की टिकट्स बुक नहीं कर पाते। हेल्थ सेक्टर में इमरजेंसी मेडिकल केयर में दिक्कत आती है, डॉक्टर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, एसेंशियल मेडिसिन की डिलीवरी रुक जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं। हालांकि बड़े बैंक्स प्राइवेट लीज लाइंस पर चलते हैं, इसलिए उन पर कम असर होता है, लेकिन कस्टमर्स की ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो जाती है। पेमेंट गेटवेज काम नहीं करते। भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा असर यूपीआई पेमेंट पर पड़ता है। एजुकेशन सेक्टर में भी दिक्कत आती है, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाती है, स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते। तो सोचने वाली बात है, आज हम इंटरनेट से किस कदर जुड़े हुए हैं, या कहें तो उसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। दुनिया की लगभग हर चीज इंटरनेट से चल रही है, और अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ ठप हो जाए तो क्या होगा? शायद ये किसी कयामत से कम नहीं होगा। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स, पेमेंट सिस्टम सब बंद हो जाएंगे। वर्चुअल मनी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस पूरी तरह ठप हो जाएंगे, क्योंकि उनके फिजिकल स्टोर्स नहीं होते। एटीएम या बैंक से कैश नहीं निकलेगा तो दुकान से भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। बिजली, पानी, गैस जैसी बेसिक सर्विसेज भी ठप हो सकती हैं। बिजनेस ऑपरेशंस रुक जाएंगे, कंपनीज में मास ले ऑफ्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन्स बंद हो जाएंगी, लोगों में पैनिक फैल जाएगा, जो कि अभी 2-4 घंटे इंटरनेट ठप होने पर दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा असर दिखेगा, और इस तबाही से उबरने में कई दशक लग जाएंगे। 18 नवंबर का क्लाउडफ्लेयर आउटेज हमें एक बड़ा सबक देता है। आज की दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी है। जब एक कंपनी की सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सोचिए, अगर सब ठप हो जाएं तो क्या होगा? यह आउटेज हमें याद दिलाता है कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी कितनी कमजोर है। एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए कंपनीज को मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। क्लाउड प्रोवाइडर्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाना होगा, और हम सभी को समझना होगा कि इंटरनेट की उपलब्धता कोई गारंटी नहीं है। डिजिटल तबाही कभी भी कहीं भी आ सकती है। और खबरें अनकही में अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े घोटाले की। आपने क्रिप्टो का नाम तो सुना ही होगा। ये एक तरह का डिजिटल पैसा है, डिजिटल करेंसी। लेकिन अब इसी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ठग कर रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 21 महीनों में करीब 623 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ये समय है जनवरी 2024 से सितंबर 2025 का। इस ठगी का शिकार बने 2872 लोग। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सब 27 इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जरिए हुआ। इन एक्सचेंजेस में CoinDCX, WazirX, Giotus, Zepay, Mudrex और CoinSwitch जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। सिर्फ भारतीय एक्सचेंज ही नहीं, बल्कि 12 विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी इस ठगी में इस्तेमाल हुए। इनके जरिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। अब समझिए कि ठग काम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले वो नकली ट्रेडिंग ऐप बनाते हैं, फिर लोगों को इन ऐप्स पर लुभावने ऑफर दिखाते हैं। लोग सोचते हैं कि वो निवेश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोग पैसा लगाते हैं, ठग उस पैसे को तुरंत क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं। फिर उस क्रिप्टो को कई अलग अलग वॉलेट्स में घुमाते हैं। ऐसा करने से पुलिस के लिए पैसे का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन 27 एक्सचेंजेस की पूरी लिस्ट तैयार की है, जो सभी जांच एजेंसियों को दे दी गई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से खबरें अनकही में। ये क्या है? ये पूरा घोटाला है जो कहानी, थोड़ा अगर आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं, कि मुझे तो पहले क्रिप्टो ही समझ नहीं आता, तो वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो घोटाला हुआ है ये क्या है? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले की जड़ में अगर जाकर देखें तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें जल्दी अमीर बनना है, रातों रात अमीर बनना है। तो बाकी बैंक में पैसा डालेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालेंगे तो बैंक में थोड़ा धीमे बढ़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में जल्दी बढ़ेगा, कुछ और में डालेंगे तो थोड़ा सा और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन क्रिप्टो का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप कई बार एक्सचेंज खोल के देखिएगा। एक बार मैंने खोल के देखा कि मान लिया हमने वहाँ पे 10,000 रुपये लगाया, तो हो सकता है कि आधे घंटे के भीतर, 20 मिनट के भीतर 10,000 आपका 1 लाख हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। और वो 1 लाख लगाया तो हो सकता है 10 लाख 20 लाख भी हो सकता है। तो लोगों को ये दिखता है, बड़ा आकर्षक लगता है। और वही 1 लाख लगाए, हो सकता है कि 2 घंटे के भीतर भीतर वो आपको 1 रुपये पे आ जाए। तो लोग 1 रुपये पे आने वाले को नहीं देखते हैं, जो 10,000 लगाए 1 लाख हो गया उसको देखते हैं। चूँकि अभी लगाया शाम तक हो जाता है, तो उसको लेके लोग आकर्षित रहते हैं।
तो लोगों के जो ये जो आदत है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, इसी को कई सारे फ्रॉडस्टर, जालसाज इसको इनकैश करते हैं। वैसे जब शुरू में क्रिप्टो लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे घोटाले होते थे, बहुत अनरेगुलेटेड था, कौन अकाउंट खोल रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, कहाँ से लगा रहा है, किसी का कोई अता पता नहीं होता था। इनफैक्ट आप विजय चौक पर जाते तो कोई आता, कुछ आपको पकड़ा देता, ये लो जो आपको क्रिप्टो करेंसी में दे रहा हूँ, आप इतने पैसे ला रहे हैं, कैश लीजिए और उतना दीजिए। ऐसे ऐसे घटनाएं मैंने सुनी है। तो एक ज़माने में इस तरह का था, लेकिन जैसे जैसे इसके इस्तेमाल बढ़े, लोगों ने कंसर्न जताया, तो अब धीरे धीरे रेगुलेटेड हो गया है। लेकिन जहाँ रेगुलेशन में जाएंगे आप तो कायदे कानून में बंध जाएंगे, कायदे कानून में बढ़ेंगे तो हो सकता है आपका रिस्क कम हो जाए, आपका रिटर्न कम हो जाए। तो लोग कायदे कानून से बढ़ने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अब जो असली एक्सचेंज है, जो ऑथेंटिक एक्सचेंज है, वो आपको सही जानकारी दे रहा होगा, लेकिन उसके हम नाम या उसके नाम पे कई सारे एक्सचेंज, कई सारे ऐप खुल गए, जिसका जिक्र अभी आपने किया। उसमें होता क्या है कि ऐप बना दिया, ऐप बनाकर आपके पास किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आ गया, चाहे आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे पॉपअप किया कि ऐप है, और उसमें एक बंदा बोलता हुआ देखिए मैं 10,000 रुपये लगाया, 10 लाख रुपये कमा लिया रात रात, आप बनना चाहते हो इस ऐप को डाउनलोड करिए। हो सकता है कि ऐप में डाउनलोड करेंगे, पैसा लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे तो कुछ ही देर में वो 50,000 हो जाएगा, फिर आप लालच में आकर के 50,000 लगाएंगे तो 10 लाख होगा। तो ऐसे ऐसे आप पैसा जब लगाते जाएंगे तो एक लिमिट तक पैसा लगाएंगे, पहले अगले दिन पैसा आ ही नहीं रहा है, फिर खोजेंगे तो कहे कुछ पैसा दे दीजिए तब आपको पैसा आएगा। फिर उस पैसे को क्या करता है, अचानक से उस ऐप से पैसा आपका डाइवर्ट कर देता है। अब डाइवर्ट कर कहाँ करेंगे, डाइवर्ट करेंगे उस पैसे को किसी एक्सचेंज में, चाहे किसी बैंक अकाउंट में, तो पकड़ में आ जाएगा। बैंक अकाउंट तो पता होता है किसका बैंक अकाउंट है। अब क्या करते हैं ना, क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा डाइवर्ट करते हैं, उसको क्रिप्टो करेंसी में, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी उसमें खरीद लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में खरीदा तो एक साथ बड़े क्रिप्टो करेंसी में खरीदेंगे तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अलर्ट मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खरीद लेते हैं, और वहाँ भी जिसके अकाउंट में खरीदते हैं वहाँ भी इनके लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इंडिया भर में नहीं होती है, ये सारी चीज़ें इनके लोग बाहर बैठे रहते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंज सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं रखा है, तो कोई दुबई में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वहाँ पे लोग हैं। अब वहाँ के एक्सचेंज में डाल दिया, अब पैसा आपसे ठगा। अब जब तक समझ पाते तब तक आपका पैसा किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से निकल के, देश से निकल के विदेश में चला गया, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, और ऐसे ऐप बहुत धड़ल्ले से खुल रहे हैं, जो अभी आपने जिक्र किया, वो ऐसे ही ऐप से कई हज़ार लोग इसमें शिकार हो चुके हैं, और रातों रात उनके पैसे लुट जाते हैं। अब तो लोग डर के मारे कहते भी नहीं थे, अब कहना भी शुरू कर दिए। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं खतरनाक ट्रेंड है, ऐसे ऐप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, रिजर्व बैंक हो, सेबी हो, अब इन लोगों ने रेगुलेशंस ला रहे हैं। रेगुलेशन तो ला ही रहे हैं। अब कौन सा ऐप मेरे से वेरीफाई है कि नहीं वेरीफाई, आप भी देख सकते हैं। इस बात की व्यवस्था लोग करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसे ऐप से या फिर पैसा दिन दूना रात चौगुना करने वाला ऑफर आया, तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए जो घोटाला हुआ, लोगों के पैसे गए, इसी का नमूना है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जितने भी गलत धंधे होते हैं, चाहे ड्रग्स के धंधे हो, आतंकवादी घटनाएं हो, वहाँ पे जब किसी को पैसा देना होता है ना, तो क्रिप्टो से पैसा देना होता है, क्रिप्टो से पैसे लाते हैं, उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सिर्फ आपका पैसा, हमारा पैसा नहीं जाता है, बल्कि ये देश विरोधी गतिविधियों में पैसा लगता है। इसीलिए गृह मंत्रालय इतना ज़्यादा कंसर्न जता रहा है। तो एक बात बताइए, मतलब अब समझ में आ गया, क्रिप्टो करेंसी तो एक तरह से डिजिटल करेंसी हो गई। क्या किसी भी तरह का, किसी भी देश की अथॉरिटीज़ उस पर रेगुलेशन, उसको रेगुलेट कर पाती हैं? कुछ है ही नहीं, वो बस अभी चल रहा है। देखिए, दरअसल पहली बात, रेगुलेट तभी करेंगे जब उसको आप स्वीकार करें, पहचान भी हो। हाँ, उसको स्वीकार करें कि हाँ, हम इस करेंसी को स्वीकार करते हैं। कुछ देशों ने तो कर लिया है, कुछ देशों ने किया है, भारत ने नहीं किया है। भारत ने ना सिर्फ नहीं किया है, बल्कि भारत समय समय पे एहतियात देता है कि आप इसमें पैसा ना लगाएं। क्योंकि करेंसी जो होता है ना, किसी भी देश के लिए उसकी सोवरेनिटी होती है। वो करेंसी भारत की एक ही हो सकती है, वो है रुपया, और वो आपको रिजर्व बैंक छापेगा। ऐसे ही यूएस की करेंसी एक ही हो सकती है, वो उसका सेंट्रल बैंक निकालेगा। तो आप अपने मन से कोई करेंसी चालू कर देंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए इंडिया इसी लॉजिक पे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और न तो इसको रेगुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी में यहाँ तक कहा गया कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए, तो आपको नहीं मान्य होगा, उस पर मनाही की गई है। लोन लेकर नहीं कर सकते हैं, कई सारे फाइनेंशियल चेन को, सिस्टम को बंद किया गया है, लेकिन इसको रोका नहीं है। बहुत ग्रे एरिया है ये ग्रे एरिया, कि हम रोके नहीं है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब लोग कह रहे भाई रोके नहीं हो तो लोग करेंगे। हाँ। अब इसमें सवाल उठा के रोके क्यों नहीं? हम रोक इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमारे रोकने से कुछ होना नहीं है। हम इंडिया में रोक भी देंगे, आप मोबाइल पे हैं, आपके पास दुबई से पैसे आएंगे, वहीं से एक्सचेंज चलता है। तो
इसलिए इंडिया कह रहा है कि हमें रोकने से काम नहीं चलेगा, दुनिया भर के सारे देश इस पर मिल करके बैठ के बातचीत करें। तो ये IMF में चल रही है, बैठक चल रही है, कई दौर की बैठकें हुई, कमेटी बनी हुई है, कई देश एक रेगुलेशन ला रहे हैं। तो कई देश आपस में बटे हुए हैं कि रोकना है कि रेगुलेट करना है। तो इंडिया उनमें से है जो कह रहा है कि नहीं हमें बंद करना है। कई देश हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें रेगुलेट करना है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि क्रिप्टो जो होता है ना, जैसा शेयर है, XYZ कंपनी का शेयर लिया तो उस शेयर के बदले हम उस कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं कंपनी का धंधा है, कंपनी की बिल्डिंग है। क्रिप्टो के पीछे कोई एसेट नहीं होता है। इसलिए इंडिया का मैं कैसे ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, इसकी कीमत 10 लाख रुपए, 10 लाख कैसे बताओ, कोई रास्ता है? इसके पीछे कोई 10 लाख रुपए कहीं रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? इसीलिए इस पर कंसर्न ज़्यादा होता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ भारत में बंद नहीं किया है, तो अगर कोई आपके पास आके पूछे कि क्या मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूं, तो आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, मैं तो इसको लेके बिल्कुल सलाह नहीं देता हूं। 2-3 वजह हैं। पहली वजह है क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा कितना रिटर्न देगा और कितना नुकसान देगा, ऐसा कुछ फार्मूला सेट होता नहीं। अलग अलग फार्मूला कई लोगों ने निकाल रखा है, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है जो इसको बैक करता हो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट उसको अभी तक ऑथराइज नहीं की है। तो आप क्रिप्टो करेंसी में लूट जाएंगे, पिट जाएंगे, तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। शिकायत नहीं सुनेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे शेयर का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ मैं। मान लिया आपने 10 कंपनियों को शेयर लिए, 10 कंपनियों को शेयर में 5 कंपनियों में मुनाफा हुआ, 5 कंपनियों में नुकसान हुआ। तो मान लिया जाए 5 कंपनियों में 5 लाख का मुनाफा हुआ, 5 कंपनियों में आपको 10 लाख का नुकसान हुआ, तो आप नेट 5 लाख में नुकसान में चलेंगे, तो इनकम टैक्स आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। क्रिप्टो में उल्टा होता है। क्रिप्टो में आपने 10 एक्सचेंजेस के क्रिप्टो खरीदे, 5 क्रिप्टो में नुकसान हुआ, 5 में फ़ायदा हुआ, तो सरकार कहेगी कि भैया नुकसान हुआ वो आप जानिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ़ायदा होगा तो मैं 30% आपसे टैक्स लूँगा। तो ये बड़ा कंसर्न होता है। मतलब नुकसान हुआ तो वो हम उसके साथ सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब पैसा आता है, लेकिन टैक्स में बहुत बड़ा पैसा चला जाता है। और तीसरी चीज़ कि क्रिप्टो का कोई लेखा जोखा ऐसा है नहीं, आप रेगुलेटेड नहीं है, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं अपनी बात कहने के लिए, आप बहुत रिस्क होता है। तो यही वजह देखते हो कि क्रिप्टो करेंसी अचानक से बहुत ज़्यादा गिरने लगी है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते एक लिमिट के बाद। वो एक बड़ी वजह, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि थोड़ा बच के ही रहें। बाकी चीज़ें बहुत सारी जगह पैसा लगाने के। अच्छा, चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स को जो ऑलरेडी इसमें कहते हैं ना थोड़ा कुछ हद तक फंस चुके हैं, कुछ थोड़ा आगे गए हैं, उनको आप सबको क्या कहना चाहेंगे कि निकलना चाहिए इसमें से? मतलब व्हाट इज़ योर एडवाइस टू ऑल ऑफ देम? देखिए, इन्वेस्टमेंट का बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि आपको नुकसान नहीं हुआ वो भी आपका एक फ़ायदा है। तो अगर आपको और ज़्यादा नुकसान उठाने की क्षमता नहीं है तो निकल जाइए, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है मुनाफा है, ऑथेंटिक जानकारी कुछ आपको लग रहा है कुछ होगा, तो जैसे ही आपको लगे हमारे पूंजी निकल रही तो निकल जाइए। उसमें बहुत रिटर्न के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि उसमें रिस्क होगा और फंसेंगे तो फिर अभी देखिए ना 30% एक हफ्ते के अंदर क्रिप्टो करेंसी गिर चुकी है, बाकी दूसरे करेंसी 40% तक गिर चुकी। तो जब गिरता है तो अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, हम आप तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और मुझे लगता है गिरने से ज़्यादा ये जो पूरी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो पत्रकारों की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो एक संगठन है, एक संस्था है, उसने पूरी दुनिया में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज़ हो रहा है, ड्रग कार्टेल्स में, बड़े बड़े क्राइम नेटवर्क्स में हो रहा है। तो हमें ये जिम्मेदारी भी उठानी होगी कि इस तरह की किसी भी जगह पर हम इन्वेस्ट ना करें जहां हमारे पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो। बिल्कुल, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो आप उस रिपोर्ट पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम जर्नलिस्ट का है, उन्होंने जो निकाला है कि एक खास फाइनेंस कंपनी के पास पैसा रहता है, उस पैसा से अलग अलग क्रिप्टो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी खरीदे जाते हैं और फिर इसका अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो अलाउड नहीं होता है। तो ज़्यादातर आपराधिक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, चौंकाने वाली बात उस रिपोर्ट में जो थी कि यूएस ने, दूसरे देशों ने उस पर पाबंदी लगा रखे थे, फिर भी उनके जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब सोच सकते हैं कि रेगुलेशन होने के बावजूद कितना वेग रहता है, कितना ग्रे एरिया जिसका फायदा लोग उठाते हैं, इसीलिए बचना चाहिए जहां तक संभव हो। तो सरल सहज शब्दों में हम ये कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए और इस तरह के जो स्कैम्स हर दिन निकल कर आ रहे हैं, जिन पर सरकार की भी नजर है, उसमें ट्रैप में मत फंसिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय जी, खबरें अनकही में आपके आने के लिए। दिवाली को लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली का औसत AQI अब भी 400 के ऊपर है, जो बेहद खतरनाक स्तर है। आनंद विहार, रोहिणी, बवाना और नेहरू नगर जैसे इलाकों में AQI 500 के करीब है और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सरदर्द की शिकायत अब आम बात हो गई है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है, लेकिन मजबूरन निकलना तो है। जिन लोगों को काम करना है उन्हें निकलना पड़ेगा। मैं खुद इस जहर से परेशान हूँ। गला अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है
ऑफिस में काम करने वाले मेरे बहुत सारे सहयोगी बीमार हैं, खांस रहे हैं, लेकिन इससे जिम्मेदार लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अपने घरों और दफ्तरों में एयर प्योरीफायर लगाकर आराम से बैठे हैं। एम्स दिल्ली के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनंत मोहन ने बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब बिल्कुल जानलेवा हो चुका है। पिछले 10 साल से यही हाल है। सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, अब दूसरे अंग भी प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या साफ तौर पर बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाना चाहिए। चिंताजनक बात यह है कि इस प्रदूषण से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक नई साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक बच्चे जब सांस लेते हैं तो PM 2.5 का 40% हिस्सा उनके फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाता है और वहां लंबे समय तक जमा रहता है, जो बेहद खतरनाक है। सवाल है कि दिवाली खत्म हुए 1 महीना हो गया तो फिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते रहते हैं कि दिवाली पर पटाखे फूटे, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो अब क्यों है? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान का उल्टा हो जाना। सर्दियों में रात को जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपर की हवा गर्म रहती है। इससे एक ढक्कन जैसा बन जाता है। सारे प्रदूषक कण नीचे फंस जाते हैं और उड़ नहीं पाते। दूसरा कारण है हवा का बहुत धीमा या बंद हो जाना। नवंबर-दिसंबर में हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी कम हो जाती है। प्रदूषण को उड़ाकर दूर ले जाने वाली तेज हवा नहीं चलती। तीसरा बड़ा कारण है पराली जलना। पंजाब और हरियाणा में किसान फसल काटने के बाद बची हुई पराली को जलाते हैं। इससे बहुत धुआं बनता है जो हवा के साथ दिल्ली आता है। हालांकि इस साल पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल से कम हैं, लेकिन फिर भी 15 से 30% प्रदूषण इसी से हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि पराली वो वजह है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। वो इन पर इल्जाम डालती हैं, वो इन पर डालते हैं। चौथी वजह है दिल्ली के अंदर के स्रोत, जैसे निर्माण गतिविधियां, धूल भरी सड़कें और ट्रैफिक की भीड़ से होने वाला PM 10 का उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ये सब मिलकर दिल्ली को गैस चेंबर बना देते हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 लागू किया है। इसके तहत निर्माण कामों पर रोक लगाई गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जैसे उपाय किए गए हैं, लेकिन ये उपाय फिलहाल तो बेअसर नजर आ रहे हैं। प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। कई जगहों पर ग्रैब 4 लगाने की तैयारी चल रही है, जिसमें स्कूल बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली के अलावा NCR में अब भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा के हालात बेहद खराब है, दिल्ली से भी ज्यादा खराब। सुबह के वक्त AQI 600 से 700 के बीच पहुंच रहा है NCR का। प्रदूषण के विरोध में लोग 18 नवंबर को सड़कों पर उतरे। #Let us breathe अभियान के तहत JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के छात्रों के साथ साथ सैकड़ों दिल्ली वालों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सांस लेने के लिए साफ हवा की मांग की गई। आने वाले कुछ दिनों में भी प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद कम ही दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवा भी धीमी रहेगी, इसलिए AQI अगले कुछ दिन बेहद खराब श्रेणी में ही रहेगा। 16 नवंबर को दिल्ली में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 3 साल में नवंबर का सबसे ठंडा दिन था। यानी ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। दिल्ली का प्रदूषण अब नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। सिर्फ अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है प्रदूषण के असली स्रोतों पर सीधी कार्रवाई की, वरना आने वाली पीढ़ी साफ हवा में सांस नहीं ले पाएगी। और डॉक्टर्स ने तो साफ कह दिया है कि अगर आप ये शहर छोड़कर जा सकते हैं तो अगले 6 से 8 हफ्ते के लिए ये शहर छोड़ दीजिए। इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। 18 नवंबर 2025 की तारीख अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नया अध्याय लेकर आई। 7 साल बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, व्हाइट हाउस पहुंचे। इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो स्वागत किया वो देखते ही बनता था। लेकिन इस शाही स्वागत के पीछे कई बड़े सौदे और समझौते छुपे हुए थे। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ इस ऐतिहासिक मुलाकात में। जब MBS व्हाइट हाउस पहुंचे तो पूरा अमेरिका देख रहा था। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर हरे रंग के सऊदी झंडे लहरा रहे थे, मिलिट्री बैंड बज रहा था और तभी काले रंग की कार से MBS उतरे। उनके स्वागत के लिए ट्रंप वहां खड़े थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ MBS का स्वागत किया। शाम को व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में शानदार डिनर हुआ, जिसमें एलन मस्क,
टिम कुक और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मौजूद रहे। अब आते हैं इस मुलाकात के सबसे अहम हिस्से पर। ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स बेचने की मंजूरी दे दी। यह अमेरिका का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को टॉप क्वालिटी के जेट्स दिए जाएंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी। अब तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही F-35 था। इसके अलावा दोनों देशों ने एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर भी लगभग सहमति बना ली है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब को नेटो की तरह म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट मिले, जिसमें अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब अमेरिका से करीब 300 टैंक खरीदने वाला है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाय का दर्जा देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत सऊदी अरब को सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी और रक्षा तकनीक तक आसानी से मिल सकेगी। दुनिया में अभी तक 19 देशों को ही ये मान्यता मिली हुई है। एक और बड़ी खबर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की। अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए, जिससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बातचीत पूरी हुई। इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकती हैं। हालांकि अभी तक फॉर्मल एटॉमिक एनर्जी एक्ट एग्रीमेंट पर साइन नहीं हुआ है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की शर्तें होती हैं। इस मुलाकात के दौरान MBS ने ऐलान किया कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। इब्राहिम अकॉर्ड वो समझौता है जिसमें कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए हैं, लेकिन MBS ने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि पहले फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का रोड मैप बनना चाहिए। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन एक अलग आजाद देश हो। प्रिंस सलमान ने कहा कि इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सऊदी अरब कब इस समझौते में शामिल होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पर इतने मेहरबान क्यों हैं? तो इसके पीछे कई अहम कारण हैं। यह रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सैन्य और पर्सनल इंटरेस्ट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सबसे बड़ा कारण है पैसा और निवेश। सऊदी अरब ने अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी करीब 86 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की पहली विदेश यात्रा 2017 में सऊदी अरब की ही थी। तब रियाद ने अमेरिका में $600 अरब के निवेश का ऐलान किया था। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बेहद फायदेमंद है। ट्रंप का मानना है कि इससे लाखों अमेरिकी नौकरियां पैदा होंगी और अमेरिकी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। दूसरा बड़ा कारण है हथियारों का कारोबार। सऊदी अरब अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्ते होने जरूरी हैं। सऊदी अरब को भी ईरान के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए अमेरिका की जरूरत है। ट्रंप और उनके परिवार के सऊदी अरब में पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और क्राउन प्रिंस MBS के बीच करीबी रिश्ते हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रंप के लिए सऊदी अरब एक सुनहरा मौका है। अरबों डॉलर का निवेश, हथियारों की बिक्री, मिडिल ईस्ट में मजबूत साझेदार और पर्सनल बिजनेस बेनिफिट्स। यही कारण है कि वो MBS को शाही सम्मान देते हैं और विवादों को नजरअंदाज करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये समझौते कैसे आकार लेते हैं और मिडिल ईस्ट की राजनीति पर इनका क्या असर पड़ता है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी CM बने रहेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो गया है। 20 नवंबर गुरुवार की सुबह नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के साथ 22 मंत्री शपथ लेंगे। पटना में आज बैठकों का दौर जारी रहा। पहले JDU की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। फिर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। दोनों ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन को शानदार जीत मिली है। एनडीए ने कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीती। ये बहुत बड़ी जीत है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसने 89 सीटें जीती। दूसरे नंबर पर JDU है, जिसने 85 सीटें जीती। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की LJP रामविलास है, जिसने 19 सीटें जीती। फिर जीतन राम मांझी की हम ने 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की RLM ने 4 सीटें जीती।
शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां देखने लायक हैं। गांधी मैदान को पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। 2500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 250 अधिकारी और 250 मैजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं। स्नाइपर्स और ड्रोन से निगरानी हो रही है। 128 सीसीटीवी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। 2 बड़े स्टेज बनाए गए हैं जिन पर 150 गेस्ट बैठेंगे। एनडीए ने 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया है। मंत्रियों की संख्या की बात करें तो कल 22 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी से 9 विधायक मंत्री बनेंगे। जेडीयू के कोटे से 10 मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री होगा। बाद में कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें बीजेपी से कुल 16 और जेडीयू से कुल 14 मंत्री होंगे। फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। शाम को राजभवन में प्रधानमंत्री के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा जिसमें लिट्टी चोखा और खाजा जैसे बिहारी डिशेस सर्व की जाएंगी। बाहर से आने वाले नेताओं के लिए पटना के बड़े होटलों में 260 कमरे बुक किए गए हैं। ये नीतीश कुमार के लिए एक ऐतिहासिक पल है। भारत के किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति 10 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। उसके बाद वो कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी कांग्रेस और आरजेडी के साथ। अब 2025 में एनडीए की बड़ी जीत के साथ वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पटना में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। इन पोस्टर्स पर विकसित बिहार का वादा किया गया है। एनडीए इसे अपनी ताकत के प्रदर्शन के रूप में देख रहा है। तो कल सुबह 11:30 बजे बिहार में इतिहास बनेगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखना होगा कि इस बार की सरकार बिहार के विकास के लिए क्या क्या काम करेगी। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य हस्तियां शामिल हुई, जहां मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आईं। समारोह के दौरान उन्होंने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।